HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. Founded by renowned homeopathic Dr. Praveen Jain. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रवीण जैन, एमडी होम्योपैथ। आज हम ऑटिज़म के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में हम ये बताएंगे ऑटिज़म होता क्या है, ऑटिज़म के कारण क्या है, ऑटिज़म के लक्षण कैसे क्या होते हैं और हम ऑटिज़म को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्ली एज में, एंड फाइनली हमको ऑटिज़म को मैनेज कैसे करना है। तो चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑटिज़म होता क्या है? ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब आपका बच्चा जब वो ग्रो कर रहा है तो कुछ समय के बाद, जैसे 1.5 से 2 साल के बाद, उसके डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज आते हैं और ये डेवलपमेंट एक बिहेवियरल इशू की तरह से मैनिफेस्ट करता है। तो ऑटिज़म के लक्षण क्या होते हैं और ऑटिज़म के कारण क्या है? ऑटिज़म का कारण क्या है? बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ब्रेन होता है वो एक बहुत सारे वायर्स की तरह से जुड़े हुए एक ऑर्गन के जैसा है। मतलब इस ब्रेन में लाखों वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट करके पूरा प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने एक फूल को देखा और उस फूल से काफ़ी अच्छी सुगंध आ रही है, तो ये 2 सेंसेस जो होते हैं, जैसे कि देखना, आँखों से मैंने देखा और उसकी जो सुगंध आई तो मेरे नाक से मैंने उस सुगंध को पहचाना। तो ये 2 सेंसेस मेरे ब्रेन में जाते हैं और बाद में उसको एक ब्रेन प्रोसेस करता है उस सेंसेस को, और बाद में वो ब्रेन एक इंस्ट्रक्शंस देता है मेरे हाथों को, जो कि एक मोटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और मैं जाके उस फूल को तोड़ता हूँ। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, ये सब वायरिंग के थ्रू, वेरियस वायर्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है और बाद में उस ब्रेन में ये प्रोसेस करती है। अब ऑटिज़म के केसेस में होता क्या है दोस्तों, कि ये जो वायरिंग की जो प्रोसेस होती है, ये वायरिंग की प्रोसेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी फॉल्टी हो जाती है। उसका मतलब होता है कि जैसे वायर एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो उस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। जब यहाँ से कोई इम्पल्स आती है तो उस नर्व के एंडिंग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये केमिकल इम्पल्स होती है और फिर वो इम्पल्स आगे के नर्व में ट्रांसफ़र होती है। ऑटिज़म के केसेस में होता क्या है कि कुछ कारणों से ये जो जंक्शन होता है, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये प्रॉपर फ्लो नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं स्लो फ्लो करते हैं और उस वजह से इम्पल्स जो होता है वो यहाँ से वहाँ पास प्रॉपरली होता नहीं है, और उस इम्पल्स पास नहीं होने के कारण उस सेंसेस की जो फंक्शनैलिटी होती है वो डाउन हो जाती है। कॉरस्पॉन्डिंगली होता क्या है कि जब एक पर्टिकुलर जंक्शन या एक पर्टिकुलर साइनस आपका कम फ्लो करता है तो कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरा जो आपका जंक्शन होता है वहाँ पर वही इम्पल्स ज़्यादा फ्लो करती है। और ऑटिज़म में यह पाया गया है, जो मेन ऑटिज़म के सिम्टम्स होते हैं उसमें ये सेंसरी इश्यूज़ आपको बहुत दिखते हैं। ये सेंसरी इश्यूज़ मतलब होता क्या है कि कुछ सेंसेस उसके कम होते हैं, जिसको कि हम हाइपोसेंसरी इश्यूज़ कहते हैं, और कुछ सेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसको कि हम हाइपर कहते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे को ऑटिज़म में बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ऑटिज़म में एक काफ़ी कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है कि बच्चा जो होता है वो कॉन्स्टेंटली अपने हाथों को इस तरीके से फ्लैप करता है। अभी ये फ्लैपिंग करता क्यों है? इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो बच्चे की जो विजुअल होती है, विजुअल फील्ड, उसमें 2 तरीके की विजुअल फील्ड होती है। एक होती है सेंट्रल विजुअल फील्ड और एक होती है पेरिफेरल विजुअल फील्ड। सेंट्रल विजुअल फील्ड मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं मेरी आंखों से मैं आपके आंखों में देख रहा हूँ, तो ये सेंट्रल फील्ड जो होती है उस वजह से मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये भी अवेयरनेस होता है कि मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है।
भले ही मैं आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ से कोई चीज़ एक मूव हो रही है तो मेरी पेरिफेरल विजुअल फील्ड से भी मुझे ये चीज़ें दिखती है। तो ऑटिज़म में केस में होता क्या है कि मेरी जो सेंट्रल फील्ड जो होती है वो हाइपो फंक्शनिंग करती है। उस वजह से मैं क्या करता हूँ कि जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ नहीं रहता है। तो भले ही मैं आपके आँखों में देख रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे जो आई कांटेक्ट जो है, मेरी जो सेंसेस जो है वो उसको पूरा कैप्चर नहीं कर पा रही है। और इसके साथ ही क्या होता है कि मेरा सेंट्रल जब हाइपो फंक्शनिंग करता है, मेरी पेरिफेरल विजुअल जो होती है वो हाइपर फंक्शनिंग करती है, मतलब वो ज़्यादा स्टिमुलेट होती है। और इस वजह से मुझे इरिटेशन होता है। जब मुझे इरिटेशन होता है, मेरी पेरिफेरल सेंसेस जो होती है वो हाइपर फंक्शनिंग करती है, तो मुझे किसी तरीके से उस हाइपर फंक्शनिंग को सेंसेस को शांत करना पड़ता है। और मैं अपने हाथ जो होता है वो इस तरीके से ज़ोर से हिलाता हूँ। ये हाथ हिलाने की वजह से क्या होती है कि मेरी पेरिफेरल फील्ड जो होती है वो स्टिमुलेट होती है और वो मेरे सब सेंसेस को बैलेंस करती है। इस वजह से ऑटिज़म का जो मेन सिम्टम होता है कि मैं आँखों में, बच्चा जो होता है वो आपके आँखों में आँख डालकर आपसे बातें नहीं करता है। वो इस वजह से नहीं करता है कि उसके सेंट्रल फील्ड जो होती है वो हाइपर फंक्शनिंग होती है। वो देख तो रहा है आपको, लेकिन उसके ब्रेन में ये चीज़ रजिस्टर नहीं होती है। और साथ ही साथ उसकी जो पेरिफेरल फील्ड जो होती है वो हाइपर स्टिमुलेट होने की वजह से मैं उस चीज़ को ज़्यादा स्टिमुलेट करके, और इसलिए मैं ज़्यादा अपने हाथों को फ्लैपिंग करता हूँ। तो ये जो मैंने आपको 2 सिम्टम बताए हैं कि आँखों से आँख डाल के बात नहीं करना, या जिसको कॉमनली कहते हैं आई कांटेक्ट नहीं करना एंड हैंड्स को फ्लैपिंग करना, ये जो सिम्टम है इसका मुख्य कारण जो होता है वो होता है सेंसेस के हाइपो फंक्शनिंग करना या हाइपर फंक्शनिंग करना। अब हम चाहेंगे कि ये ऑटिज़म के केसेस में ये जो सेंसरी इश्यूज जो होते हैं, ये जो साइनेप्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये कम क्यों बहते हैं या ये ज़्यादा क्यों स्टिमुलेट होते हैं, तो उसके काफ़ी जो कारण जो है वो कोई स्पेसिफिक अभी तक रिसर्च से पता नहीं चला है। हालांकि काफ़ी थियरीज़ इसमें एक्सपेक्ट की गई है या इसमें बताया गया है। एक थियरी ये है कि हम जब गर्भावस्था में पेरेंट्स ने कुछ ऐसी चीज़ें खाई होगी या वो ऐसे हैवी मेटल से एक्सपोज्ड हुए होंगे, उस वजह से वो साइनेप्सेस जो होते हैं कहीं ना कहीं उस हेवी मेटल की वजह से, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, जैसे कि लेड हो गया, उस वजह से उस साइनेप्सेस में प्रॉब्लम आती है, या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उस साइनेप्स में प्रॉब्लम आती है, या गर्भावस्था के टाइम पे कोई प्रेशर हो, कोई मेंटल स्ट्रेस हो, या तो कि जब बच्चा डिलीवरी होता है उसके दौरान जब कुछ ऑक्सीजन की कमी हो जाए बच्चों में डिलीवरी के टाइम पे, अगर उसके ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचता है तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं इस साइनेप्सेस को डैमेज होने की वजह से ये ऑटिज़म के सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो ये तो रही थियरी के बात। इसमें हमने समझा कि ऑटिज़म के केसेस में होता क्या है, कारण क्या है ऑटिज़म का। तो कहीं ना कहीं ये ऑटिज़म का मुख्य कारण जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये ऑटिज़म आपको सिम्टम्स दिखते हैं। तो दोस्तों अभी हम ऑटिज़म के मुख्य सिम्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑटिज़म का सिम्टम होता है कि बच्चा वो देर से बोलना शुरू करता है। नॉर्मली 1.5 से 2 साल में एक बच्चा कुछ 1 वर्ड या 2 वर्ड या बोलना शुरू कर देता है। ऑटिज़म के केसेस में ऐसे बच्चे काफ़ी टाइम तक बोलते नहीं है। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है कि बच्चा देर से बोलना शुरू करता है। दूसरा सिम्टम होता है कि आँख से आँख मिलाए बिना बात करता है, जिसको कि हम कॉमनली कहते हैं आई कांटेक्ट लेस होना। बच्चा जब आपसे बात कर रहा हो तभी वो आपके आँखों में देखे बिना बात करता है। तीसरा सिम्टम जो होता है वो कि बच्चा जब उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो बोलता नहीं है, लेकिन आपको इशारों में बोलता है। जैसा कि अगर उसको पानी पीना होता है तो वो आपसे पानी की डिमांड नहीं करेगा, लेकिन आपका हाथ पकड़ के आपको पानी की जगह ले जाएगा
और खाली इशारों से बात करेगा कि उसको पानी पीना है। इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि ये बच्चा अपने ही दुनिया में खोया रहता है, ये खुद अकेले बैठ के अकेले ही खेलता रहेगा, काफ़ी घंटों तक ये अकेले खेलता रहता है और उसको ये नहीं पता चलता है या उसको दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद की ही दुनिया में रहना, अकेले खेलते रहना, ये भी एक मुख्य सिम्टम है ऑटिज़म के बच्चों का। और सिम्टम है जैसे कि एक ही शब्द को बार बार दोहराना, या एक ही गानों को बार बार दोहराना, या एक ही चीज़ को बार बार करना, इसको कहते हैं रिपीटेटिव थिंग्स। वो एक ही चीज़ या एक ही पर्टिकुलर कपड़े या एक ही पर्टिकुलर चीज़ में बार बार उसी चीज़ को करना चाहता है या उसी में इंटरेस्ट लेता है। वो किसी से बात नहीं करता है, सोशल सराउंडिंग में या जहाँ पर गैदरिंग हो, जहाँ पर जब हम ले जाते हैं तो वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं होता और फिर बहुत उत्पात मचाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं, हाइपर भी हो जाते हैं और कॉन्स्टेंटली सोशल गैदरिंग में या कहीं हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने, वहाँ पर वो सेटल नहीं होते और बहुत रोते रहते हैं। उनको बस ये होता है कि मुझे घर ले चलो, और कॉन्स्टेंटली रोना ये एक सिम्टम होता है। ये तो अभी हमने समझ लिया कि ऑटिज़म के कारण क्या होते हैं और ऑटिज़म के मुख्य सिम्टम क्या होते हैं। पर काफ़ी पेरेंट्स को ये टेंशन होता है या उनको ये पता नहीं रहता कि उनके बच्चे में ऑटिज़म है या नहीं है, या उनके अगर फैमिली में किसी को ऑटिज़म है तो वो ये हर बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनका दूसरा जो बच्चा है क्या उसमें ऑटिज़म के कोई लक्षण है न या नहीं है। तो क्या ऐसे कुछ सिम्टम है जिससे कि हम ऑटिज़म को काफ़ी पहले ही पता कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप ये पॉइंटर्स अपने बच्चे में दिखते हैं तो आपको काफ़ी कॉशियस हो जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है। तो सबसे पहले ये होता है कि जब बच्चा 6 महीने का होता है, तो जब जो 6 महीने का होता है आप उससे कोई टॉयज़ ला के देते हो या जब आप उससे कुछ कम्युनिकेट करते हो, तो क्या ये बच्चा उस टॉयज़ को देखता है, या जब ये टॉयज़ उसके आंखों के सामने से आप हिलाते हो तो क्या वो उस टॉय को फॉलो करता है नहीं करता है। वो आपके आंखों में आंख डालकर आपसे कम्युनिकेट करता है। हालांकि बच्चा 6 महीने का होता है, लेकिन ये नॉर्मल बच्चे आँखों से आंखें डाल के भी काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो अगर आपने ये देखा कि वो ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या वो कोई चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं देख रहा है, तो ये सबसे पहला पॉइंटर्स होता है कि क्या ये बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। दूसरा, जब बच्चा 12 महीने का होता है या 1 साल का होता है, तभी काफ़ी सारे बच्चा वो चलने लगता है और जब सोशल गैदरिंग में जाता है, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूं कि हम बच्चे का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या वो फर्स्ट बर्थडे के टाइम पे क्या वो बच्चा जब बहुत सारे लोग होते हैं या कोई उसको गिफ्ट देता है या कोई उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, तो क्या वो बच्चा मुस्कुरा के वापस रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो बच्चा मुस्कुराता नहीं है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है कि क्या इसको ऑटिज़म हो सकता है नहीं। वैसे ही जब बच्चा 18 महीने का होता है तो वो एक शब्द मम्मा, पापा, पानी या ऐसे एक शब्द की वोकैबुलरी उसमें डेवलप होती है, वो बच्चा कुछ शब्द बोलता है। तो अगर आपका बच्चा 18 महीने तक हो गया और अगर उसने कोई शब्द नहीं बोला, तो भी ये एक रेड फ्लैग हो सकता है कि क्या उसको ऑटिज़म है। हालांकि ये जो मैं आपको सिम्टम बता रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये ऑटिज़म के ही रिलेटेड सिम्टम हो, लेकिन ये सिम्टम जब आप अपने बच्चे में नोटिस करते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए कि क्या अभी मेरे बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स है या नहीं है। और फिर आप उसको एक आपके नज़दीक के कोई भी चाइल्ड पीडियाट्रिशियन के पास ले जाके उसके और सिम्टम से आप उसमें कंफर्म कर सकते हैं। ये तो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया अभी ऑटिज़म के बारे में। अभी काफ़ी पेरेंट्स की ये क्वेश्चन होता है कि क्या मेरा बच्चा जब मैं इसका ट्रीटमेंट कराऊँ तो क्या ये काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही कंसर्न वाला टॉपिक है हर पेरेंट्स के लिए। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि ये जो प्रोसेस है पूरा ऑटिज़म का, हमारे को इसके टाइप्स समझने पड़ेंगे। तो मुख्यतः मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि ऑटिज़म के टाइप्स क्या होते हैं। तो मुख्यतः 2 टाइप के ऑटिज़म होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑटिज़म और एक होता है सेकेंडरी ऑटिज़म। तो दोस्तों प्राइमरी ऑटिज़म होता क्या है? जब आपका बच्चा या आपके बच्चे में ऑटिज़म के सिम्टम्स आपने देखे, वो जन्म से ही आपको वो सिम्टम्स दिखते हैं, तो उसको कहते हैं प्राइमरी ऑटिज़म। और ये सेकेंडरी ऑटिज़म होता क्या है? जब आपने ये नोटिस किया कि आपके बच्चे में एक नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट या नॉर्मल कुछ डेवलपमेंट थी, या उसमें आई कांटेक्ट जब वो 1 साल 1.5 साल का था, तब आपने नोटिस किया कि वो काफ़ी नॉर्मल था, उसके आई कांटेक्ट भी नॉर्मल थे। लेकिन कुछ चीज़ें होने की वजह से आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसमें रिग्रेशन दिखने लगा। मतलब जो उसकी स्पीच आई थी वो स्पीच लॉस हो गई, या जो वो आपका आई कांटेक्ट कर रहा था उसका आई कांटेक्ट कम हो गया। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी ऑटिज़म। तो अगर आप सिंपल सा मैं अगर आपको ये इसका आंसर दे सकता हूँ कि केसेस ऑफ प्राइमरी ऑटिज़म ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं और इसमें ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट चलता है इसको काफ़ी नॉर्मल करने के लिए, कंपेयर टू केसेस ऑफ सेकेंडरी ऑटिज़म। सेकेंडरी ऑटिज़म में क्योंकि इनमें डेवलपमेंट आई थी और फिर वो डेवलपमेंट कम हो गई, तो केसेस ऑफ सेकेंडरी ऑटिज़म में ट्रीटमेंट का स्कोप काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, अगर आप बच्चों को राइट समय पे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और अगर उसको आप एक प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से सेकेंडरी ऑटिज़म के बच्चों में मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी ऑटिज़म। तो दोस्तों ये तो अभी हमने पता कर लिया कि ऑटिज़म का कारण क्या है, ऑटिज़म के सिम्टम्स क्या होते हैं, हम अपने बच्चे में अर्ली ऑटिज़म के सिम्टम को कैसे पहचान सकते हैं, और ऑटिज़म के किस टाइप के ऑटिज़म को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। पर दोस्तों आप सब पेरेंट की एक ही चिंता होती है कि मेरे बच्चे को अगर ऑटिज़म है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँ। दोस्तों सबसे पहला इसमें रिक्वायरमेंट ये है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ योर चाइल्ड। अगर आपके बच्चे में ऑटिज़म के कोई भी लक्षण दिखते हो, कितने ही छोटे क्यों ना हो, सबसे पहले आपको ये करना है कि उसको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके उसका एक प्रॉपर असेसमेंट करवाइए। फिर उसकी सलाह पे वो आपको कुछ थेरेपीज़ या कुछ जगह पे आपको गाइड करेंगे, और पूरा टीम मिलके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये पूरी टीम मिलके आपके बच्चे को हेल्प करना चाहेगी। और फाइनली जैसा कि मैंने बताया है ऑटिज़म के कॉज क्या है। ऑटिज़म के कॉज में जो हमने पता किया कि ऑटिज़म में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है कि आपके बच्चे के ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रॉपर फ्लो नहीं होना। कुछ कारण की वजह से वहाँ पर उस जंक्शन में, उस साइनेप्स में टॉक्सिन्स लॉज हो गए हैं और उस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में होम्योपैथी में काफ़ी स्कोप है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हम उस टॉक्सिन्स को डिसलॉज कर सकते हैं, और ऑटिज़म के केसेस में अगर हम किसी तरीके से उस टॉक्सिन्स को उस साइनेप की जगह से डिसलॉज करके अगर हम शरीर के बाहर फेंक पाए, तो आपके बच्चों में ऑटिज़म में काफ़ी अच्छा एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारे पास मिल सकता है। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी सारे बच्चे जिसको हम लेबल करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज़म में, ऑलमोस्ट 90% तक हमने सक्सेस रेट देखा हुआ है। ऐसे बच्चे आज एक नॉर्मल स्कूल में दूसरे बच्चों की तरह compete करके नॉर्मल स्कूलिंग में जा रहे हैं। दोस्तों होम्योपैथी में इस ऑटिज़म के ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा एक स्कोप है, और मैं चाहूँगा
कि आप सब पेरेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट का एक एडवांटेज उठाए और जल्दी से जल्दी पूरे टीम के साथ, जिसमें कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो, थेरेपिस्ट इन्वॉल्व हो और होम्योपैथिक डॉक्टर इन्वॉल्व हो, इन पूरे टीम के साथ अगर आप अपने बच्चे को मैनेज करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि 100% आपका बच्चा एक नए सुनहरे भविष्य की तरफ चल पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो अंत करता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे क्वेरीज होंगे। ऑटिज़म जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है। सब चीज़ें इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने जो भी आपके कमेंट्स हो, जो भी आपके क्वेरीज हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए और उस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस हो, अगर मुझे लगे कि और एक वीडियो बनाना है आपके कुछ क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, तो दोस्तों मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके सब क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।